तो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट फियर था आइडिया शेयर करना। कोई मेरा आइडिया कॉपी कर लिया तो। बट धीरे धीरे ये मैं चीज अंडरस्टैंड किया, अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो आप खुद कैसे ग्रो करेंगे इसमें आप। काफी लोगों का फियर होता है कि अगर ये मैंने चीज स्टार्ट की और मैं फेल हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। ओके, फेलिंग इज ऑलवेज एन ऑप्शन। ओके, फेल ऐसा लगता है लोगों को, बट ऐसा है कि फेलियर इज समथिंग विच इज यू कैन नॉट इग्नोर। आप जिससे भाग नहीं सकते। कभी कभार हम ऐसा कोई आइडिया ले लेते हैं जिसमें हमारा स्किल सेट नहीं होता। उस केस में दो में से कोई भी चीज होती है, या तो हम स्टक हो जाते या तो हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। दोस्तों आज हम जानते हैं अब्दुल से उनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि अब्दुल ने इतनी अर्ली एज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर स्टार्ट किया और आज अब्दुल यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो अब्दुल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की और सोच कहाँ से डेवलप हुई कि एंटरप्रेन्योरशिप आगे परस्यू करनी है। So from the childhood, I was always passionate with new innovations and breakthrough technologies, and I was really fond of reading about them, knowing about them. So क्या हुआ? I did my primary education at Kuwait, which is a country next to Saudi Arabia, and when I came to India, कि जो मैं स्कूल में पढ़ा, that was Indian school itself, जो कुवैत में स्कूल में था, CBSE स्कूल था. But that was a difference in the teaching style, quality, environment, which was not able to fit in. So that made me, suffer, realize that, and that made me a purpose that I want to do something in education. And उसके बाद Iron Man. So Iron Man का जब मैंने first part देखा, that's where I got the inspiration for holography. So these two things, passion for vision for education and passion in holography clap together. जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारी फंडिंग की जरूरत है, क्या हमें अपने आइडियाज को, मतलब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, हम उसमें से अपने आइडियाज को कैसे शॉर्टलिस्ट करें। अब तो आप जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कुछ एडवाइस या सजेशंस देना चाहेंगे कि उनको क्या गलतियां करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और ओवरऑल आप उनको एक पर्सपेक्टिव दे जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा उस चीज से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई भी आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया के लिए आपको स्टार्ट में फंडिंग ही लेना पड़े। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा फंड्स चाहिए स्टार्ट में, नहीं। आपको स्टार्ट में क्या करना होता है, अगर आपके पास आइडियाज़ के भंडार है, बंच है, बहुत सारे आइडियाज़, चलो कंसिडर करते हैं आपके पास 10 आइडियाज़ हैं, ओके, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से आइडियाज़ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उस ऐसे सिचुएशन में? आपको दसों आइडिया को बैठ करके पेन और पेपर लेकर के एनालाइज करना है। क्या करना है? देयर इज अ कॉल्ड एक्सरसाइज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन थिंकिंग के ना सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस है, हाउ टू वैलिडेट योर आइडिया, तो वो एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है परफॉर्म करना चाहिए, समझना चाहिए कि पहली बात तो आपका आइडिया है, उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, क्या वो प्रॉब्लम नीड है या वांट है। सबसे पहली चीज, आपके आइडियाज उधर ही शॉर्टलिस्ट अच्छे खासे हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है ना, कि बिफोर गेटिंग इनटू कि मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ कि नहीं, ये कर सकता हूँ कि नहीं, पहले देखो कौन सा है जो आपके विजन से मैच करता है। वो आइडियाज आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, नीड वाले, ये सारे नीड को एड्रेस कर रहे हैं। समझो 10 में से आपने एड्रेस करे, 3 आपको ऐसे आइडियाज मिले जो नीड को एड्रेस कर रहे हैं। अब वो 3 आइडिया में से कौन सा ऐसा आइडिया है जिसमें आपका विजन मैच हो रहा है, ठीक है, आपके ड्रीम से थोड़ा अलाइन कर रहा है। दूसरी बात, आपके स्किल सेट से अलाइन कर रहा है। आप देखोगे, आपको आइडियाज आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम, इसका मेरा आइडिया है सोल्यूशन। तो 3 में से कौन सा ऐसा है जो आपके स्किल सेट से भी मैच करता है, आपके पैशन से मैच करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार हम ऐसा कोई आइडिया ले लेते हैं जिसमें हमारा स्किल सेट नहीं होता है। उस केस में दो में से कोई भी चीज होती है, या तो हम स्टक हो जाते
या तो हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि हम उस चीज को खुद सीख के करें, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। और मैं मेरे साथ होता था, और मैं क्या करता था, मैं दो चीज करता था। मैं पहले तो ये देखता था कि मेरे पास अगर कोई चैलेंज है, ठीक है, मैं अपने वेंचर में ये चैलेंज आया, अभी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ये सारे सॉल्यूशंस और ऑप्शंस है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन मैं प्रीफर करूँ, तो मैं देखता था कौन सा है जो मेरे स्किल सेट से मैच करता है, जिसके मेरे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, जिसको मैं अपने करंट रिसोर्सेज से कर सकता हूँ कंप्लीट, जुगाड़, इनोवेशन, जुगाड़, यू नो। या और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ओके चलो ये मैंने देख लिया कि मेरे स्किल सेट से मैच कर सकता है, तो अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, कोई मुझे मिले या नहीं मिले उसके लिए मैं खुद भी इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पैरामीटर्स देखना चाहिए कि आपके जो आइडियाज है उसके साथ आपका स्किल सेट, आपका ड्रीम, वो सारी चीज मैच करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपके पास आइडियाज का फिर भी एक से ज्यादा आइडियाज है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको तीनों आइडियाज को वैलिडेट करना चाहिए। डिजाइन थिंकिंग, आप गूगल कर सकते हो डिजाइन थिंकिंग क्या होता है। डिजाइन थिंकिंग के जरिए आप तीनों आइडिया को अंडरस्टैंड करो, तीनों को समझो, तीनों के मार्केट, कंज्यूमर को समझो, तीनों का जो प्रोडक्ट आइडिया है उसको समझो, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑन ग्राउंड जाना, मार्केट में जाओ, लोगों से बात करो, जो टारगेट ऑडियंस है ना आपके आइडिया का, उससे बात करो, उससे शेयर करो, आपको फीडबैक मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम आइडिया को हवा में ही डिस्कस करते, डिस्कशन करते, सोचते हैं। हमें क्या करना है, सारे एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज से प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है वो, अपने एक्सरसाइज परफॉर्म किए, पेन पेपर पे आपने एनालाइज करे, उसके बाद ऑन ग्राउंड जाना पड़ता है मार्केट में, राइट। सो अब्दुल, मैं सबसे पहले आपके थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आपने लिटिल बिट बताया आपकी स्कूलिंग हुई कुवैत के अंदर, आपने अपनी फर्दर एजुकेशन किस तरह से परस्यू की, और काफी सारे लोगों के फिर डाउट्स आ जाते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं कि हम कौन सी डिग्री परस्यू करें, क्या करें, क्योंकि 10th 12th में ही अब काफी लोग अवेयर हो चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। Sure. I did my primary education with, and after coming to मुंबई, मैं मुंबई में आया और फिर मेरी यहाँ पे एजुकेशन कंटिन्यू हुई, एंड आई डिड माई 11th 12th इन साइंस, एंड देन रिसेंटली आई जस्ट आई डिड माई BSc इन फिजिक्स। सो मेरा बैकग्राउंड प्योर फिजिक्स से है, जिसमें वो लोग दे जस्ट टीच यू थियरीज, they don't teach you anything like what engineer get opportunity to learn sometimes. For entrepreneurs out there, I would say education is never a thing कि आपको entrepreneurship करना है तो ये कोर्स करना चाहिए। No, I was from a physics background. Yeah, I started my career as a physics lecturer. मैं physics lecturer का career start किया as a physics lecturer. I was one of the youngest physics lecturer at any coaching institute I used to teach, and later on I also become a official visiting faculty at one of the engineering institute. So I started my career with that, but it's not necessary कि आपका जो एजुकेशन हो वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप से मैच होना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट जर्नी मैन, इट्स ऑल अबाउट जर्नी। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे उसके लिए कई सारी नई चीजें सीखनी पड़ी। ऑब्वियसली फिजिक्स बैकग्राउंड था, आई हेल्प मी इन डेवलपिंग होलोग्राफी, अंडरस्टैंडिंग होलोग्राफी, बट होलोग्राफी समझना जरूरी नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू इवन डिजाइन कंटेंट। उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, उसके लिए मैं VFX सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, एंड ऑल दीज व्हाइल परस्यूइंग BSc ऑन माय ओन, सेल्फ लर्निंग। अभी मुझे एक वेबसाइट बनानी, फॉर एग्जांपल मुझे एक नया बिजनेस मॉडल, मेरे पास आइडिया है, उसके लिए बिजनेस मॉडल के लिए मैंने मार्केट एक्सेस बना दिया और प्रोडक्ट सब है, बट उसको मुझे वेबसाइट से जोड़ना है, राइट। और मैं कोई वेबसाइट डेवलपर ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, फॉर इंस्टेंस व्हाट विल आई डू, विल आई गेट स्टक? नो, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट सीखूंगा, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, आई हैव जीरो नॉलेज, बट आई विल लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू डू इट, नो ऑप्शन। दैट्स द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली चाहता हूँ क्योंकि आपने इतनी कम एज के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की हैं जो एक नॉर्मल यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके हिसाब से आपकी 5 ऐसी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अभी तक क्या रही हैं?
Yeah, first my achievement is getting good mentors, which is very, very difficult. And it takes time. You have to struggle, you have to hustle a lot. 50 जगह भटकोगे तब जाके अच्छा एक इंसान मिलता है जो आपके विजन से अलाइन करे, आपको सपोर्ट करे. नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, नो, बट यू आर एबल टू कोलैबोरेट दैट पर्सन इज एबल टू अलाइन विथ योर विजन. You both are getting on a same page. वैसा मेंटर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है. I would say first achievement that I got with mentors. I would say second achievement जो मुझे मिला सबसे बेस्ट वो था जब मैं गूगल टेक्स्टार में जब गया था. कंपटीशन था बड़ा एंड आई वॉन द इंडिया गूगल टेक्स्टार. तो दैट गेव मी रियली गुड प्लेटफॉर्म. एक्चुअली इंडिया गूगल टेक्स्टार जीतने के बाद आई वॉज सिलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग एट ग्लोबल गूगल टेक्स्टार समिट which was held at Singapore in presence of 169 countries. So that was one of the biggest achievement. Why? Because it gave me a good platform. It gave me a brand behind me. अब जब बोलते you're an India Google Techstar winner, you have a credibility, good, better credibility. So that was my second achievement, and my third achievement was understanding that you should always commit under value and achieve over value. हाँ, हो जाता है कभी कभार हम कमिटमेंट ऐसा बढ़ा दे देते, बट देन वी अंडर वैल्यू, वी डोंट कम वर्क अपॉन दोज एक्सपेक्टेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कमिट कर रहे हो वो कम हो. ऐसा नहीं कि जानबूझ के कम दो, बट आप ऐसा कमिट करो और जो आप एग्जीक्यूट करोगे, जो आप वैल्यू दोगे, इट शुड बी ऑलवेज ओवर वैल्यू. And this is something which I learned from my mentors, and that helped me to understand. Along with this, उसके साथ मैं और एक भी चीज भी जोड़ना चाहूंगा which was the biggest achievement, learning achievement for me, and that was to understand people, understand your audience, and putting yourself into their shoes. Very, very, very important. क्या हो जाता है कभी कभार हम कोई आइडिया आता है ना, हम उस आइडिया को बोलते हैं बहुत चलेगा, ये ऐसा सॉल्व कर देगा, वो सॉल्व कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. बट क्या जो पर्सन सफर कर रहा है उसने आपको ये बताया है? वर यू एबल टू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन शूज? क्या आप उस पर्सन के एंगल से देख पाए, कि उस पर्सन को समझ पाए डीपली? दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अंडरस्टैंडिंग पीपल और उनको समझना और उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्ट करना इज, आई थिंक, one of the biggest achievement that anyone could have, and this is one of the core skill that entrepreneur should have. यंगस्टर्स का, यंग एंटरप्रेन्योर्स का क्वेश्चन आता है कि मैं मेंटर ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे, मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं किसको अपने मेंटर, मतलब उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं. तो मैं आपसे थोड़ा सा इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि आप उन लोगों को मदद करने के लिए मेंटोर के बारे में क्या एडवाइस देंगे कि कैसे उनको अपना मेंटोर चूज करना चाहिए. So first thing, your purpose should be good. Your purpose should be clear. जैसे आपका एग्जीक्यूशन होता है, थॉट विजन होता है, you get that type of mentor. And very very important, अगर आपको एक अच्छा mentor ढूंढना है ना, very very important is being transparent and honest. ये मैंने चीज बहुत सीखा हूँ. एंड ऐसा नहीं है मैं फेल होके सीखा हूँ, मैं टम्बल होके सीखा हूँ ये चीज, कि that you have to be very transparent and honest, because that is very first step towards making a good relationship with any good mentor. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बताया कि जब आप रात को सोते हो तो आपके वाइब्स पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं, एंड वो वाइब जाकर के कनेक्ट होते. नाउ दिस इज व्हाट इवन आई बिलीव कि जब आपका एक अच्छा विजन होता है ना, कि अब ये स्टार्टअप वेंचर एक पैसा कमाने के लिए, उसके लिए यू वांट टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम, एंड उसके पीछे आप पूरी लगान, पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हो. यू रेडी टू इवन फॉर एनी सैक्रिफाइसेस ऑफ योर ओन डिजायर्स. सो जब आपका विजन अच्छा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली when you don't give up, you get good mentors. अब्दुल, मैं आपसे अगले पॉइंट पे आना चाहूंगा. गूगल टेक्स्टार का मैं पार्ट रहा हूँ, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है. 3 दिन का इवेंट, मेरे को उस पूरे एनवायरनमेंट की वाइब के बारे में पता है, आपको भी पता है, बट जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता कि गूगल टेक्स्टार का एनवायरनमेंट किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक बार अटेंड करना, उस
एनवायरनमेंट में जाना क्यों जरूरी है और क्या क्या लर्निंग्स रहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गूगल टेक्सटार इज रियली अमेजिंग इवेंट. आप बोल सकते हो वो सॉर्ट ऑफ अ बूट कैंप है, वो इवेंट नहीं है. वो बूट कैंप है जहां आप कोलैबोरेट करते, दूसरे नए लोगों से मिलते, आपकी एक नई टीम फॉर्म होती है. भले आपका एक स्टार्टअप आइडिया हो, बट वहां पर आप कहाँ आ जाते हो, वापस ग्राउंड जीरो पे आ जाते हो. आपको ग्राउंड जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है वहां पर आकर. एंड यू मीट न्यू पीपल, यू नेटवर्क विद न्यू पीपल. एज आई सेड, मेरा गूगल टेक्सटा इसके लिए सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट रहा, बिकॉज वहां से मुझे जबरदस्त गुड मेंटोर मिले, कुछ लोग मिले. आई नेटवर्क विथ रियली गुड पीपल. और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गूगल टेक्सटा नहीं, जो भी स्टार्टअप इवेंट होते, स्पेशली दो जो बूट कैम्प वाले होते, स्पेशली जहाँ आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, आप एक्सरसाइज करते हो, वहां पर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलता है. होता है ऐसा काफी. मैं मुंबई में काफी गूगल टेक्सटा के अलावा काफी इस तरह के बूट कैम्प ज्वाइन किया हो, और वो बहुत अच्छे बेनिफिशियल रहे आपके लिए. सो दैट्स माय एक्सपीरियंस विद और स्टार्टअप इसमें मैं इवेंट्स एंड थोड़ा बूट सा कैम्प्स. और एड ऑन करना चाहूंगा, जिन लोगों को टेक्सटार और गूगल टेक्सटार के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है. वहां पे एक ये 3 days का बूट कैंप होता है, जहाँ पे डे 1 में आप लोगों के साथ अपने सबसे पहले आप इंडिविजुअल आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हो. देन आपके आइडिया शॉर्टलिस्ट होते हैं. मे बी अगर 50 मेंबर्स ने वहां पे अपना पिच किया है आइडिया, मे बी 10 मेंबर्स या 5 मेंबर्स शॉर्टलिस्ट होते हैं. एंड आउट ऑफ दोस 10 मेंबर्स फिर टीम फॉर्मेशन होती है 50 लोगों की. तो 10 आइडियाज अगर शॉर्टलिस्ट हुए तो 5-5 लोगों की टीम बनती है. और उसके बाद वो एक रियल टाइम प्रॉब्लम पे काम करते हैं, उसका वैलिडेशन करते हैं, कस्टमर रिसर्च करते हैं, और वो पूरा बेसिक से जैसे आप एक स्टार्टअप के अंदर करते हैं वो सारी चीजें करते हैं. फिर आपको रियल टाइम जो वहां पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके जज होते हैं, वहां पे जज पैनल के अंदर होते हैं. वो आपकी प्रेजेंटेशन में आप सबसे पहले वहां पे प्रेजेंट करते हो. देन वहां पे Q&A सेशन होता है. वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी आप किस तरीके से टैकल करोगे. एंड देन वो आप लोगों को हेल्प भी करते हैं उस चीज को और बेटर बनाने में. और काफी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो उसी के थ्रू अपने रियल टाइम में उन्होंने उस वाले आइडिया को रियल टाइम में भी एग्जीक्यूट किया है. पर्टिकुलरली जब आपने अपना करियर शुरू किया था, उस टाइम पे आपके बिगेस्ट फियर क्या था और आपने उन फियर्स को किस तरीके से कैटर किया? ओके, गुड क्वेश्चन. मेरा वन ऑफ द स्टार्ट में जब मैं इसमें परस्यू कर रहा था, अपने होलोग्राफी वर्क कर रहा था, आइडियाज थे, तो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट फियर था आइडिया शेयर करना. कोई मेरा आइडिया कॉपी कर लिया तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये चीज. बहुत सारे लोगों के साथ होता है. बट धीरे धीरे ये मैं चीज अंडरस्टैंड किया, अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो आप खुद कैसे ग्रो करेंगे इसमें. आप हाउ विल यू नेटवर्क विद पीपल, हाउ विल यू कोलैबोरेट. और मुझे ऐसा लगता है ना कि आइडिया शेयर करने से चोरी नहीं होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. और हर एक के किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपका आइडिया को चोरी करके काम करे. आप समझ लिए कि आपको रियलाइज हो गया कि आइडिया शेयर करना चाहिए, बट उसके बाद भी ना वो चीज रहती है. और कोई ऐसा स्टार्टअप आ गया समझे जो आपके जैसा सिमिलर आइडिया हो या आपके साथ कॉम्पिटिटर कर सकता है आगे जाके, अगर आपको मालूम है कि आइडिया शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप हिचकिचाओगे, यू विल हेसिटेट. बट मुझे ऐसा लगता है ना वहां पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मैंने बिना हेसिटेशन के कुछ ऐसे लोगों को शेयर किया था who are into same space, or you can be a potential competitor as well. बट उनके साथ जब मैंने शेयर किया ना, मेरे लिए नए डोर्स ओपन हुए. उल्टा उनके जरिए मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, कोलैबोरेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिला. सो मुझे ऐसा लगता है आइडिया जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों को मालूम पड़ेगा, जितना लोगों को मालूम पड़ेगा उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज. काफी लोगों का फियर होता है कि अगर ये मैंने चीज स्टार्ट की और मैं फेल हो गया फिर मैं क्या करूंगा. ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मेरा पहले से माइंडसेट था कि कोई भी चीज में अगर आप जाते हो, फेल हो या सक्सेस हो, मैं वो चीज नहीं देखता हूँ. फेल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको एक बहुत अच्छा जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है. एंड फेलिंग इज ऑलवेज एन ऑप्शन. ओके, फेल ऐसा लगता है लोगों को, बट ऐसा है कि फेलियर इज समथिंग विच इज
यू कैन नॉट इग्नोर, आप जिससे भाग नहीं सकते। अब्दुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके स्टार्टअप होलो शिक्षा के साथ आपका अभी क्या विजन है? मेरा मेन विजन यही है कि माई फोकस इज टू ब्रिंग दिस इमर्सिव टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग अ वाव फैक्टर। मुझे ऐसा लगता है ना, एजुकेशन में एंटरटेनमेंट की बहुत बड़ी कमी है, वाव फैक्टर की कमी है। हमें ना साइंस को बहुत कभी कभार बोरिंग समझते हैं। अभी एक नॉर्मल नॉन साइंस पर्सन, एक ऐसा स्टूडेंट या इंसान जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता साइंस कितना ब्यूटीफुल है। तो मेरा विजन यही है कि इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा इंसान जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, वो भी बोले वाह, साइंस इतना अमेजिंग है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता। सो मेरा ये मेन विजन है, साइंस एजुकेशन के ना वाव फैक्टर लाना। और मेरा टूल क्या, व्हाट आई एम यूजिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजी। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर आपके फेवरेट हैं काफी। आपकी उनसे क्या लर्निंग्स रही? आप उनके बारे में आपने क्या उनसे क्या चीजें सीखी? उनकी बुक्स के थ्रू या डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू आप कुछ उनके बारे में कहना चाहें? पहली बात तो जब भी उनका नाम आता है, उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी लर्निंग्स के बारे में कभी कभार इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा इंस्पिरेशन दिया है ना जो आपके इमोशन की जड़ों तक चला जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी, जिनकी मैं काफी फॉलो करता हूँ। उनकी भले वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब मरता है ना, तो उसकी सिर्फ बॉडी खत्म होती है, बट जो लर्निंग्स होती है ना, वो तब होती है। तो आप अभी भी उनके सारे लर्निंग्स से उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनकी बुक्स के थ्रू। और एक बहुत फेमस उनका एक बायोग्राफी है बाय गुलजार अहमद ऑन यूट्यूब, तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा हर एक व्यूअर को कि आप वो देखिए। बहुत बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल होगा। मेरी लाइफ में एपीजे अब्दुल कलाम का जो इम्पैक्ट रहा है वो ये है कि किस तरह ग्राउंड टू अर्थ रहना और एक हाई विजन रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को खत्म करके सोसाइटी के बारे में सोचना, सेल्फिशनेस जीरो रखना। उन्होंने जाते टाइम उनके पास जब वो प्रेसिडेंट बने ना, तो उनके पास सिर्फ क्या था मालूम है? सूटकेस, बस 2 जोड़ी कपड़े। तो उन्होंने, वो चाहते थे अपने पास रख सकते, बट ही नेवर केप्ट। तो मुझे सबसे बड़ा उनसे ये इंस्पिरेशन मिलता है कि एक इतना जबरदस्त प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो कभी ऐसा लगता नहीं था कि वो प्रेसिडेंट के स्टैंडर्ड्स में रह रहे वो। तो किस तरह उन्होंने अपने लिए फेलियर से बाहर है, वो एक इंस्पिरेशन मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एज आई सेड, बी ग्राउंड टू अर्थ एंड हैव अ वेरी हाई विजन। ओके, थैंक यू अब्दुल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। और आई होप थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों की इस पॉडकास्ट से अच्छी खासी लर्निंग्स रही होंगी। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग ट्यूनिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ द अक्षित चौधरी शो। वी विल सी यू सून विद अनदर एपिसोड। टिल देन अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। बाय बाय गाइस।